बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें लास्ट हमने जनरल रिएक्शंस डिस्कस किए थे अल्काइल हैलाइड्स के ना। तो अब उसमें नेक्स्ट जो उसके रिएक्शंस हैं जिनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का नाम भी देते हैं, ये हमने कल रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन यही सब्स्टिट्यूशन का डिस्कस किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब उसमें हम डिस्कस करेंगे उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने के मैकेनिज्म्स कितने हैं और उन मैकेनिज्म्स की क्या क्या खसूसियात हैं। और फिर बात करेंगे कि वो जो मैकेनिज्म दोनों हैं उनमें से कौन सा मैकेनिज्म किस अल्काइल लैंड ने फॉलो करना है और क्यों करना है, और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो शामिल होते हैं इस चीज़ के अंदर ये डिसाइड करने में कि उसने कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करना है। तो जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये कल भी हमने बात की थी कि एक न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल आता है जो अल्काइल हैलाइड में से हेलोजन जो आपका ग्रुप है इसको वहां से रिमूव कर देता है, तो खुद उसकी जगह अटैच हो जाता है। तो चूंकि एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे को उसकी जगह से रिप्लेस करता है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। और न्यूक्लियोफिलिक इसलिए हुई कि न्यूक्लियोफाइल ने आके ये काम किया है, तो इस वजह से इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम ना देते हैं। अच्छा, इसके हवाले से जो टर्म्स हैं ये कुछ एक तो ये दी हुई है, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट क्या है, ठीक हो गई, या उसको न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। और इसी के साथ अपोजिट इसकी टर्म होती है, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक हो गई। और तीसरा है सबस्टेट है, चौथा लिविंग ग्रुप है, और ओवरऑल ये रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन हमने कर ली। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एस एन से इसको शो करते हैं। एस से मुराद सब्स्टिट्यूशन है और एन से मुराद न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसलिए ओवरऑल वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अच्छा, ये जो टर्म है न्यूक्लियोफिलिक रीजन है या न्यूक्लियोफाइल है, वो जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी जो आके अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक कर रही है, उस अटैकिंग स्पीशी को हम न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं, ठीक हो गया। और ये अटैक करती कहाँ के ऊपर है, जिसके ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो ये जो आपके पास है ना, ये जो हैलोजन है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनी होती है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन की वजह से। तो इसलिए जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो वहीं पे अटैक करेगा। और इस कार्बन को आपने पीछे भी बात की थी नोमेनक्लेचर में भी, कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन के ऊपर आके ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है उसने आके अल्फा कार्बन जो है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर अटैक करना है और आगे प्रोडक्ट में मूव करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक रीजन वो हो गया, वो आपकी नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल स्पीशी भी हो सकती है जो आके अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करती है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रीजन भी कहते हैं। अभी ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन इसको डिस्कस करूंगा कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में फर्क क्या है ना, तो फिर इसकी हम प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी, इलेक्ट्रॉन जैसे नाम से है ना, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को चाहने वाला, फाइल का मतलब होता है लवर या लाइकर। तो न्यूक्लियस लविंग ये ना, दैट इज न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस को चाहने वाला। तो जो न्यूक्लियस को चाहने वाला, न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो इसका मतलब ये जो स्पीशी होगी इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी। वो लोन पेयर की शक्ल में भी हो सकता है, वो माइनस चार्ज की शक्ल में भी हो सकता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, मतलब इसके अपने पास फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है। तो अपने जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, आप कहते हैं या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो न्यूट्रल स्पीशी भी हो सकती है, इस तरह के उसके जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल ना हो, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी को वो पूरा करना चाहता है। तीसरी टर्म उसने लिखी सबस्टेट। सबस्टेट हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और उसको आगे प्रोडक्ट में मूव करता है, उसको हम सबस्टेट बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद इस सबस्टेट में से जो हिस्सा रिमूव होता है, जो ग्रुप रिमूव होता है, जो एटम या स्पीशी जो रिमूव होती है, उसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं या उसको न्यूक्लियोफ्यूज का नाम भी देते हैं,
ठीक है, जैसे यहाँ अल्काइल हाइड के केस में ये हेलोजन जितने भी हैं ये चूंकि यहाँ से निकल रहे होते हैं, ये सारे लिविंग ग्रुप बने हुए होते हैं। ये आगे इसने एग्जांपल भी दी, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ये देखें कि ये जो अटैकिंग स्पीशी थी वो आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, जिसके ऊपर अटैक किया वो सबस्ट्रेट हो गया, और अटैक के बाद जो चीज़ आपको मिली वो प्रोडक्ट हो गया, और इधर से जो चीज़ रिमूव हुई है एक्स निकल के गया है, तो एक्स आपका लिविंग ग्रुप या न्यूक्लियो फ्यूज हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं जो पहले ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लें, इसका एक थोड़ा सा ना डिस्कशन कर लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं इस तरह लाइन लगा लेते हैं, सेंटर में नहीं, इस तरह। तो इस तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक होगा, और इधर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अच्छा, जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें हमारे पास पहला जो पॉइंट हम कहते हैं कि ये है कि न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस को चाहने वाला है। न्यूक्लियस को चाहने वाले की बात हमने अभी की कि न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को चाहने का मतलब ये है कि इस स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में है। ठीक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में वो लोन पेयर की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव चार्ज की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये या तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी हो सकती है, या ये न्यूट्रल भी हो सकती है। न्यूट्रल के साथ में स्पेसिफाई कर दो विद लोन पेयर। ठीक है, न्यूट्रल वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके वैलेंस शेल में लोन पेयर मौजूद होगा। इसकी एग्जांपल भी अगर साथ लिखते हैं हम, तो जैसे नेगेटिवली चार्ज में आप कोई एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्साइड आयन जैसे आप ले रहे हैं, ओ एच माइनस। ठीक है, ओ एच माइनस आपका हाइड्रो, अब ये नेगेटिवली चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब यही है कि इसके पास वैलेंस शेल में लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। मैं अगर इसको ओपन करके शो करूं तो आप ऐसे देख लें कि ये मेरे पास है ना ऑक्सीजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आपने दिया हुआ है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से उसने एक शेयर किया हुआ है, बाकी उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक होगा, तो अगर आप उसको शो करें यहाँ पे, तो ऐसे 1 2 3 4, और ये 1 5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर, 5 ये हो गए इसके गिर्द, और छठा इसने इधर शेयर किया हुआ हाइड्रोजन के साथ। अब इसके वैलेंस शेल में अब ये हाइड्रोक्साइड माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया भी हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये डॉट के साथ यहाँ पे एक और पेयर भी ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो इसने किसी से लिया है, इसी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आया हुआ है। तो उसको अब यहाँ से अगर मैं शो करूँ, तो ये मैं इससे शो कर देता हूँ, ये छोटे से ना, ये जो क्रॉस समझे इसको कि ये क्रॉस है, तो यानी ये इसके वैलेंस शेल में अब 8 पूरे हैं। माइनस चार्ज इसलिए कि इसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ। अब इसके वैलेंस शेल में आप देखें ऑक्सीजन के यहाँ लोन पेयर 1 2 3 लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे को डोनेट कर सकता है। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं वो सारे आपके न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और न्यूट्रल स्पीशी में वो आपका बनेंगे जिसके वैलेंस शेल में लोन पेयर मौजूद हो, मिसाल के तौर पर NH3 है, अमोनिया। आपको पता है नाइट्रोजन के वैलेंस 5वें ग्रुप में होता है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर किए हुए हैं, और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बचे हुए हैं।
तो ये लोन पेयर इसके पास मौजूद है। ये लोन पेयर फिर आगे डोनेशन का काम कर सकता है, तो ये वाली स्पीशी भी एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं, लेकिन न्यूट्रल में वो चीजें आएंगी जिनके पास लोन पेयर हो। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया ना इनके। अच्छा, ये दूसरी नंबर पे हम कह सकते हैं कि ये जितने भी आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, माइनस चार्ज है ना इसका। तो अगर इस जैसे अमोनिया को आप H+ दें, एसिड में से H+ दें, तो ये H+ लेके अमोनियम आयन बना देता है ना, NH4+। इस तरह OH- को अगर H+ मिले तो ये H+ लेके H2O वाटर बना दे, यानी ये सारे H+ आयन टेक कर रहे होते हैं। तो जो चीज H+ टेक करती है उसको आप बेसिक भी नाम दे रहे होते हैं ना, कि वो बेसिक इन नेचर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर इनको प्रोटॉन वगैरह मिले तो ये प्रोटॉन को कैप्चर कर सकते हैं। सेम यही बात है जब हम इलेक्ट्रोफाइल पे अप्लाई करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ये जी इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले। इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले का मतलब ये कि उसके पास अपने पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन वो लेना चाह रहा है। तो जितने भी फिर आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बनती हैं जितनी भी, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आती हैं। और न्यूट्रल भी हो सकती हैं, लेकिन न्यूट्रल वो होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी किसी लिहाज से, तो वो न्यूट्रल स्पीशी आपकी एक्ट कर सकती हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और चौथी पॉइंट, ये चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव वाला जो होता है उसको अगर OH- आयन मिले, नेगेटिवली चार्ज मिले, तो आसानी से उसको टेक कर लेगा। तो हम कहते हैं कि ये जो है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं अमूमन। ठीक होगा। और इसकी एग्जांपल अगर हम दें, तो जैसे मिसाल ले लें पॉजिटिवली चार्ज में, जैसे आपको याद हो वो FSC में भी आप ना एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़े थे, तो उसमें आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते थे। तो फिर आगे वो रिएक्शन, उसमें आपने एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किया था NO2 को। ठीक हो गया। NO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज के साथ आपने प्रोड्यूस किया था। इसी तरह Cl+ जो था, क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल लगाने के लिए, क्लोरीन की बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपने वहां पे Cl जो है उसको प्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। ठीक हो गया। तो ये चीज आपकी जो है ना वो, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए। और न्यूट्रल स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, उसकी एक बड़ी मशहूर एग्जांपल आपके पास है, जैसे BF3 कंपाउंड होता है, आपने सुना हुआ है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। अब बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन से वो शेयर कर लेता है, तो उसके वैलेंस शेल में टोटल 6 हो जाते हैं, 8 उसका पूरे नहीं हुए, ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। तो अगर इसको कहीं से चांस मिले तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सकता है। जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है, ये अमोनिया जो है ना, अमोनिया का शायद आपको याद हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल भी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ये अमोनिया का लोन पेयर जो होता है, ये इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बोरोन को इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर दे के उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड की भी एक एग्जांपल काउंट करते हैं। तो ये इस तरह, ये न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की चूंकि डेफिशिएंसी है इसके पास, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता होता है। तो ये एक जनरल सा आपका कंपैरिजन था जी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के हवाले से। अब हम अपनी इधर बात आ जाती है कि ये हमारा जनरल रिएक्शन था, न्यूक्लियोफाइल ने सबस्ट्रेट पे अटैक किया, हमारे पास प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट के साथ हमारे पास ये लिविंग ग्रुप जो है वो निकल गया। दूसरी जो अब इसके नीचे ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें उसने उसी को एक्सप्लेन किया हुआ ना कि न्यूक्लियोफाइल के ये, इनफैक्ट द न्यूक्लियोफाइल कैन बी न्यूट्रल। जैसे ये वाटर है, तो वाटर में आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं ना, 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। या नेगेटिवली चार्ज जैसे OH- है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है।
बट इट मस्ट हैव एन अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी, लेकिन उसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर की शक्ल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। अच्छा, अब इस केस में आगे जो उसने बात की है, ये जुमला उसकी एग्जांपल भी उसने नीचे दे दी कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है ना, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगी आपके पास, तो वो प्रोडक्ट, ये ना, द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिवली चार्ज आर न्यूट्रल। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो फिर पॉजिटिव जो आपका बनता है प्रोडक्ट, वो पहले पॉजिटिव चार्ज बनता है। ठीक हो गया। बाद में जहर बात ये इस शक्ल में नहीं रहेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल लेंगे, ये आई माइनस ही आके यहाँ से हाइड्रोजन ले जाए, तो पीछे अल्कोहल का प्रोडक्ट बन जाता है। तो प्रोडक्ट आपके पास जहर बात फर्दर न्यूट्रल ही आएगा, लेकिन ये बात वो पहले स्टेप की कर रहा है कि अगर लोन पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आता है तो पहले स्टेप का जो आपका पहली जो प्रोडक्ट मिलती है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ है। और अगर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आता है तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है पहले स्टेप ही वो न्यूट्रल होता है। इसलिए उसने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसी तरह सबस्टेट भी हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है। जैसे ये सबस्टेट है, न्यूट्रल है, तो अगर सबस्टेट ये इसने ये न्यूट्रल की एग्जांपल दी ना दोनों, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। और ये पॉजिटिवली चार्ज की उसने एग्जांपल दी है कि सल्फर के तो दो होते हैं ना, बॉन्ड दो बनाता है, लेकिन यहाँ तीन मिथाइल के साथ, दो एक तरफ और एक एक तरफ, तीन मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। जिस तरह वाटर होता है, आपको पता है, वाटर में एक और हाइड्रोजन जाए, तीसरी हाइड्रोजन जाए, या ऑक्सीजन तीन एट बाण बनाए तो उसके ऊपर प्लस चार्ज हम दे देते हैं। तो उसी तरह ये सल्फर भी तीन बाण बनाएगा तो प्लस में आ गया। अब अगर न्यूट्रल आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो वो यहाँ से वो एक मिथाइल जो है उसको ले जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगी। ये भी उसने लिखा, द लिविंग ग्रुप विल देन डिपार्ट एज अ नेगेटिवली चार्ज आर अ न्यूट्रल स्पीशी। ये लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये अटैकिंग जो ग्रुप है वो आपका न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, तो फिर इस चार्ज सबस्टेट से अटैक के बाद प्रोडक्ट पॉजिटिव चार्ज है और लिविंग ग्रुप आपका न्यूट्रल आता है। और अगर आपकी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो न्यूट्रल आता है, जैसे ऊपर हमने बात की थी, बिल्कुल वही दोनों बातें सेम यहाँ पे भी हैं इसके हवाले से ना। ठीक है। और सबस्टेट के हवाले से डिफरेंट है कि यहाँ सबस्टेट न्यूट्रल था तो लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज था, यहाँ सबस्टेट पॉजिटिव चार्ज वाला है तो लिविंग ग्रुप जो है वो न्यूट्रल है। वो यही उसने बात की कि लिविंग ग्रुप विल बी एज अ नेगेटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक हो गया। अगर आपका न्यूट्रल सबस्टेट है तो फिर वो नेगेटिव चार्ज के साथ, न्यूट्रल है तो ये नेगेटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव है तो फिर न्यूट्रल है। तो ये एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए, इसमें क्वेश्चन आपका हमारा अभी तक को खास पेपर के हवाले से नहीं आया, पर जो पीछे टर्म्स आपने पढ़ी है वो टर्म्स आपने जरूर ध्यान में रखें एग्जांपल्स के साथ। उसमें अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे कि इन एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दो, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो बनाया जा सकता है कि जनाब न्यूक्लियो फाइल आपका न्यूट्रल हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये तो प्रोडक्ट की जो चार्जेस जो हैं वो कैसे वो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर सबस्टेट न्यूट्रल हो या पॉजिटिव चार्ज के साथ हो तो लिविंग ग्रुप की क्या नेचर होगी। तो इन इसके ऊपर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद बात आ रही है जी एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमने जिक्र कर लिया कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है, पहले से मौजूद एक ग्रुप को वहां से उस मालिक्यूल के एक आध पार्ट को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद अटैच हो, इसलिए उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एलिफेटिक का नाम हमने इसलिए दिया कि चूंकि ये अल्काइल हैलाइड्स हैं, और अल्काइल हैलाइड्स में हमारे पास ये जितने हम ये अभी रिएक्शन डिस्कस करेंगे ना, ये सारे एलिफेटिक के हवाले से ही हैं। जो एरोमेटिक होता है, आप देखें ना, मैं इसको ज़रा एक अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना इस सेंस में कि ये आपके पास एक कार्बन है, ये कार्बन है, और इसके साथ ये आपके पास हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया, ये हेलोजन है, इसमें आपके पास ये एलिफेटिक ग्रुप है। तो यहाँ जब कोई चीज़ आके रिप्लेस करेगी तो ज़ाहिर बात उस न्यूक्लियोफाइल ने आना है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आपका है तो उस न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना है किसके ऊपर, ये आपका जो है ना, अ, ये अगर मैं न्यूक्लियोफाइल ले लूँ, इसको इधर ही ले आता हूँ, तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक हो गया। और बड़ा इजी है ये अटैक, इजी है क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन है ये ओपन है, इसके ऊपर इनको कोई इतनी खास हिंड्रेंस का भी चक्कर नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एरोमेटिक ग्रुप लगा हो ना और उसके साथ फिर ये हाइड्रोजन जुड़ी हो इस तरह, ठीक होगा, ये हो, अब इसने ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ,
और इसने अगर रिएक्शन करना है तो इसे फिर जो अटैक करना पड़ेगा वो यहाँ से आके इसको इस कार्बन के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, ये अल्फा कार्बन के ऊपर, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो एक्स निकल जाएगा और उसकी जगह खुद अटैच होगा। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी वो यही आती है कि ये जो बेंजीन का रिंग है, एरोमेटिक सिस्टम है, इसके ऊपर है ना पाई इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे फैले हुए हैं और उन्होंने इस सारे हिस्से को घेरा हुआ है। तो ये भी नेगेटिव चार्ज है, वो उधर भी नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, तो इनके दरमियान एक रिपल्जन का भी सूरत हाल पाई जाती है। तो ये वाली जो कार्बन है वो एरोमेटिक्स यानी सिस्टम के हवाले से वो इतनी ज्यादा ओपन नहीं है कि ये बड़ी आसानी से आके अटैक कर लेगा। तो इस वजह से जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, उसको हम एक अलग कैटेगरी के साथ डिस्कस करते हैं। वो शायद बेंजीन के चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड्स का चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, तो उसके रिएक्शंस के अंदर ये बात आ जाएगी। तो वहाँ आप डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कौन सी कंडीशन चाहिए और कैसे रिएक्शन होता है कैसे नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली ये रिएक्शन इजीली नहीं होता। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए कि जनाब एलिफेटिक जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो आसान है, एरोमेटिक जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो उसकी निस्बत से टफ है, वजह बता दें, तो फिर हम कहते हैं कि एलिफेटिक के केस में जो अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है वो ओपन है और बड़ी आसानी से अटैक हो सकता है। लेकिन जो एरोमेटिक सिस्टम है, अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, वो पाई इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसके अंदर छुपा हुआ है, और छुपे होने की वजह से उसके ऊपर फिर अटैक हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक जो एरोमेटिक की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इतने ज्यादा आसान नहीं है, ठीक हो गया। तो इसलिए ये टर्म या एलिफेटिक की बात की कि हमारी अब जो डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर है ना वो सारी एलिफेटिक के हवाले से, एरोमेटिक के हवाले से हमने कोई बात यहाँ पे नहीं करनी। ये हो गया जी एलोफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टर्म आपको समझ आ गई। उसके बाद है साल्वोलाइसिस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बनता है और अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, शायद इसकी एक्सरसाइज में भी हो कि साल्वोलाइसिस का प्रोसेस जो है ना वो क्या होता है। तो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं, अगर उसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना वो सॉल्वेंट ही हो, मतलब जैसे ये रिएक्शन आप करवा रहे हैं पहले वाला मिथाइल आयोडाइड के साथ वाटर को करा, तो वाटर अगर मैंने सॉल्वेंट ही लिया हो, मतलब पानी ज्यादा था सारा हो और उसके अंदर मैंने ये मिथाइल आयोडाइड ऐड कर दिया और फिर ये रिएक्शन में करवा रहा हूँ, तो उसमें अब वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और रिएक्शन करके प्रोडक्ट की तरफ उसको ले जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वेंट के थ्रू। लाइसिस का मतलब हो गया ना ब्रेकेज, टूटना, और सॉल्वो सॉल्वेंट से निकला हुआ ये सॉल्वो तो मतलब सॉल्वेंट के जो मालिक्यूल हैं वो टूटते हैं और टूट के रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं और वो मतलब न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को फिर हम सॉल्वोलाइसिस का बोलते हैं, ठीक हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है और इसकी एग्जांपल में ये एग्जांपल जैसे दिए इसको आप कोट कर सकते हैं। कोई भी न्यूट्रल स्पीशी, न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको आप सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं ना, तो उसको आप सॉल्वोलाइसिस की एग्जांपल में रख सकते हैं। जैसे इसने नीचे एग्जांपल दी है कि न्यूक्लियोफाइल इज सेड टू बी समटाइम्स द सॉल्वेंट इटसेल्फ फंक्शन एज अ न्यूक्लियोफाइल, द रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्वोलाइसिस, ठीक होगा। और अगर आपका वाटर ही हो जो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हो तो उसका दूसरा नाम हाइड्रोलिसिस भी है, सॉल्वोलाइसिस भी है और हाइड्रोलिसिस भी है। ये टर्म भी साथ शामिल कर लें, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंशिएट करो सॉल्वोलाइसिस क्या है हाइड्रोलाइसिस क्या है, तो फिर हम इस तरह फर्क कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्वेंट हो, चाहे वाटर भी है तो सॉल्वोलाइसिस तो होगी ना, लेकिन वाटर जो अगर सॉल्वेंट हो तो उसके लिए स्पेसिफिक एक टर्म हाइड्रोलिसिस की यूज करते हैं। और अगर ये एक और एग्जांपल, अगर मेथानॉल आपका सॉल्वेंट के तौर पे और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी हो तो उसको फिर मेथानॉल से मेथानोल लाइसिस का नाम दिया गया, ठीक हो। इसी तरह हम सो ऑन चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जी मैकेनिज्म्स की कि हमारे पास जो दो तरह के इसके मैकेनिज्म है, एक SN1 मैकेनिज्म है और एक आपका SN2 मैकेनिज्म है, ठीक हो। अच्छा, इसमें ये जो आपने ना हेडिंग्स की शक्ल में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छा सवाल ये बनता है SN1 वाला, इस तरह SN2 का भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से उसके मैकेनिज्म, उसकी काइनेटिक्स, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो वो इन्हीं की आप पॉइंट्स की हेडिंग्स बना लेंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका ज़रा अच्छा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो हम ये करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म क्या है जी, सब इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमालिकुलर। एस सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक और वन से मुराद यूनिमालिकुलर, मतलब एक यूनि मतलब एक होता है ना, तो यूनिमालिकुलर मतलब एक मालिक्यूल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है।
अब ये कैसे ले रहे हैं इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिमालिकुलर का क्या मतलब है। दूसरी हेडिंग आप दे सकते हैं स्टेप्स की, कि इसमें कितने स्टेप्स हैं जी, ये 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। और स्टेप्स में पहला स्टेप कौन सा है, जिसमें आयोनाइजेशन होती है, जो भी आपका वो सबस्टेट मालिक्यूल है वो आयोनाइज होता है पहले स्टेप में। और जो दूसरा स्टेप है, अच्छा, वो आयोनाइजेशन होके क्या बनाता है जी, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन। ये आयोनाइजेशन हुई और कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज इसलिए कार्बोकैटायन कह रहे हैं, तो कार्बोकैटायन बनता है। और दूसरा जो होता है वो स्टेप, उसमें आपका जो न्यूक्लियोफाइल आता है होता है वो आके इस कार्बोकैटायन जो आपका इंटरमीडिएट बना हुआ है उसके साथ फास्ट स्टेप के थ्रू इंटरेक्ट करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 स्टेप्स के अंदर ये चल रहा होता है। और मोस्टली कहता है सॉल्वेंट आपका खुद ही जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है इस तरह के रिएक्शंस में, तो इस वजह से इनको हम SN1 रिएक्शंस को सॉल्वोलाइसिस की रिएक्शन की एग्जांपल भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। ये उसने उसका मैकेनिज्म दिया है। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ही क्या है कि अल्काइल लेड था, स्लो स्टेप के साथ वो कार्ब आयोनाइज हुआ तो कार्बोकेटायन बना और Cl- बना। और दूसरे स्टेप में जो फास्ट स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल ने आके इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन पे इसी अल्फा कार्बन इसी के ऊपर अटैक किया और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। अच्छा, इसी के अंदर ना अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से थोड़ा बताता जाऊं कि ये जो सॉल्वेंट आप लेते हैं ना, ये जो नहीं SN1 जो मैकेनिज्म है, चूंकि इसमें बनना होता है कार्बोकैटायन और साथ एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनना। ज़ाहिर जो चार्जेस होते हैं वो तभी बनते हैं जब उनको मीडियम जो है ना वो स्टेबलाइज कर रहा हो। मीडियम अगर आपका पोलर होगा ना, मसलन जो आपका सॉल्वेंट है या मीडियम जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है वो पोलर होगा, तो फिर उसके लिए इन कार्बोकेटायंस को प्लस माइनस चार्जेस को बैलेंस करना आसान है। जैसे पानी के अंदर तो ये पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस हो सकते हैं ना, लेकिन आपके ऑयल के अंदर ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ईथर है, तो इनके अंदर तो ये चार्जेस जो है वो स्टेबलाइज नहीं होते। तो इसलिए जो हम स्लो स्टेप वाला है यहाँ पे नीचे वैसे लिखा जाना चाहिए था कि जो सॉल्वेंट हम लेते हैं वो अमूमन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये आयोनाइजेशन वाला स्टेप नहीं होता, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट ने इस बनने वाले कार्बोकेटायंस को स्टेबलाइज नहीं करना, उसके साथ इंटरेक्शन ही कोई नहीं करना, तो इस वजह से इसकी फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आप जेन में ये जरूर रखें इसके नीचे, बल्कि यहाँ लिख लें पोलर सॉल्वेंट, कि ये जो कार्बोकेटायन जब ये बनता है तो इसके लिए स्लो स्टेप तो ये है, लेकिन ये का उसके साथ है पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट की शर्त यहाँ पोलर होनी चाहिए। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप कहें कि सर ये स्लो क्यों है, तो हम कह सकते हैं कि ये ना, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना तो स्टेबल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको पता है ज्यादा स्टेबल होता है, और ये जो इंटरमीडिएट बनते हैं प्लस माइनस चार्जेस के साथ हैं, इसकी निस्बत से ये वाले थोड़े कम स्टेबल है। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि स्टेबिलिटी इनकी नहीं है, स्टेबिलिटी है, तो ये चीज इधर मूव करके आई है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी, आयंस की स्टेबिलिटी इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हमेशा क्या होती है, कम होती है। जो 4 स्पीशीज होती हैं उनकी स्टेबिलिटी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कम होती है। तो ये वाली स्पीशी पोलर सॉल्वेंट की वजह से आयोनाइज होकर इधर आ तो गई, और आई भी इसलिए कि इसके कार्बोकेटायन जो है वो पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो प्लस माइनस चार्जेस को बैलेंस कर लेगा, इसलिए ये इधर आ गया। लेकिन चूंकि स्टेबिलिटी ज्यादा इसके रिएक्टेंट की थी, इस साइड की यानी मॉलिक्यूल की थी, इसलिए ये दोनों आपस में वापस कम मिल के रिवर्सिबल मैनर के अंदर वापस प्रोडक्ट में भी एट द सेम टाइम जा रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल शक्ल में चल रहा होता है, इधर भी जा रहा है कि पोलर सॉल्वेंट ने उसको मजबूर किया है, और ये वापस भी जा रहे हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन आयंस की निस्बत से ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, फिर दूसरा स्टेप फास्ट क्यों है, कि आपका यहाँ पे है पॉजिटिव आयन, कार्बोकेटायन जो बना हुआ है वो पॉजिटिव आयन, और जो आपका अटैकिंग स्पीशी है न्यूक्लियोफाइल है उसने आके उसको क्या करना है, स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक होगा, तो इस स्टेबलाइजेशन की वजह से जब उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपके पास वो जो प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ तो उसने पूरा अभी लिखा ना OH2+ के साथ है, H यहाँ से निकल जाएगा और सिर्फ OH रह जाएगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट आपका बन जाता है। लेकिन उस केस में आपके पास जो ये बनता है ना, यानी इसकी फास्ट होने की रीजन क्या है, कि ये वाली जो चीज है ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है आयन की शक्ल में, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आगे प्रोडक्ट बनना है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये भाग के प्रोडक्ट वाली साइड पे मूव कर जाता है। ठीक होगा जी। ये आपका होगा, इसकी आप हेडिंग यहाँ पे मैकेनिज्म की हेडिंग दे के भी इसको ये दोनों स्टेप्स को लिख सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद आप बताएंगे जी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है ना इसके अंदर कौन सा है। तो ज़ाहिर बात उसमें हम आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। जैसे इसमें पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, दूसरे वाला फास्ट है। तो स्लो स्टेप आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का मतलब ये होता है कि जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कवर हो रहा हो। एक जैसे यहाँ पे आप दो स्टेप है ना, पहला अलग है, दूसरा अलग है। तो जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर कवर हो रहा हो, उस रिएक्शन में फिर ये देखा जाता है कि उन सारे स्टेप्स में से सबसे ज्यादा स्लो स्टेप कौन सा है। तो जो सबसे ज्यादा स्लो स्टेप होता है वही उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को मैं ऐसे भी डिफाइन, अगर आप कहेंगे सर वो स्लो वाला रेट डिटर्मिनिंग क्यों है, कि रेट डिटर्मिनिंग मतलब पूरे का पूरा रिएक्शन जो है ना उसकी स्पीड, रेट का मतलब स्पीड, उस पूरे रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो वाले स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक हो, इसको मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूँ कि सपोज करें कि ये जो पहला स्टेप है, इस मालिक्यूल ने आपको ये कैटायन दे दिया, और कैटायन जब बना तब इस न्यूक्लियोफाइल ने उसको प्रोडक्ट में बदल दिया। अब जाहिर बात है वो कितनी तेजी से बदल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इस फास्ट स्टेप को ये कार्बोकैटायन मिलेगा तो ही प्रोडक्ट में बदलेगा ना। अगर इसको ये मिलेगा ही नहीं तो ये खुद ब खुद तो प्रोडक्ट में जा नहीं सकता। इसका मतलब इस स्टेप की जो डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर रह गई है, इस स्लो के ऊपर रह गई है। कि ये जितनी मर्जी तेजी से चल रहा हो, जब तक इसको ये कार्बोकैटायन नहीं मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। तो इसलिए अब हम देखेंगे कि जी कार्बोकैटायन कितनी जल्दी बन रहा है, जितनी जल्दी से ये बन रहा है आपका रिएक्शन उतनी तेजी से चल रहा है। तो इसलिए फिर जो स्लो स्टेप होता है उसी के ऊपर हमारी सारी डिपेंडेंस आ जाती है कि रेट जो है वो कितनी जो है वो तेजी से चल रहा है रिएक्शन का, वो हम स्लो स्टेप को देख रहे होते हैं। तो एक तो यहाँ हेडिंग आप बना लेते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की, कि ये स्लो स्टेप आपका आ जाता है। उसके बाद और इस केस में आपका ये फर्स्ट स्टेप बन देन, सो इन दिस रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और चूंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये पहले वाला हो गया, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर आपके कितने मालिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक ही मालिक्यूल इन्वॉल्व है, इसी वजह से इसको नाम दिया था यूनी मालिक्यूलर रिएक्शन। कि ऐसे रिएक्शन जिसमें जो रेट है वो सिर्फ एक ही मालिक्यूल के ऊपर डिपेंड, एक ही मालिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसमें ना एक पॉइंट है आपका ना, ये लेक्चर जो है ना जूम पे लेते हैं ना तो अमूमन होता तो ये 40 मिनट से ये ज़्यादा हमें टाइमिंग नहीं देता, लेकिन कभी कभार मैंने देखा है वो हम चलते रहते हैं तो ये हमें रोकता ही नहीं है, चलता रहता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये बता देता है नहीं जी अब आपका 40 मिनट में तो इतने मिनट रह गए तो अब आप लेक्चर को ऑफ करें। ठीक है, तो आज भी 40 मिनट वाला इसने अप्लाई कर दिया है। तो इस वजह से हम जो है ना ये SN1 जो है इसको मुकम्मल कर लेते हैं, ताकि ना वो कोशिश करते हैं, और जो बस 6 मिनट रह गए पीछे तो देखते हैं जितना हो गया। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेंगे जहाँ तक हुआ उससे आगे। अच्छा, इस पेज के ऊपर आए ना तो यहाँ पे आपकी हेडिंग बन जाती है काइनेटिक्स की ना, ये काइनेटिक स्टडी जो पहली लाइन में लिखा है इसको आप हेडिंग के तौर पे रख लें, काइनेटिक स्टडी के तौर पे। कि इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को हम अगर स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था उसके अंदर सिर्फ एक ही मालिक्यूल इन्वॉल्व था, सबस्ट्रेट वाला, ऐसे था ना। ये जो जिस टाइम में आयनाइजेशन, ये आयनाइजेशन को शो कर रहा है ना कि ये सबस्टेट था आपका जो आयनाइज हुआ था, कार्बोकैटायन बना था और एक्स माइनस, तो वही आपका स्लो स्टेप था ना। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी यही था, तो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सबस्टेट सिर्फ इन्वॉल्व है, तो इस वजह से उसने कहा जी कि एस एन मैकेनिज्म जो है इसमें सिर्फ सबस्टेट जो है ना वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है। इस वजह से जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इसी सबस्टेट की कंसंट्रेशन पे सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है। और इसकी पावर चूंकि 1 है तो उस 1 के हिसाब से इस रिएक्शन का जो ऑर्डर बनता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। ठीक हो गई। उसके बाद ये आपका हेडिंग हो गया। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी यूनी मालिकुलर रिएक्शन की, वो बात मैंने पहले बता दी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर चूंकि एक ही मालिक्यूल इन्वॉल्व है इस वजह से इसको यूनी मालिकुलर रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है कि जब आपका ये सबस्ट्रेट मालिक्यूल होता है ना, इस वक्त कार्बन ने 1 2 3 4 बाड बनाए हुए हैं। तो 4 बाड आपको पता है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी जो बनी हुई है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देती है। ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 3p के मिलने से जो बनता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
और उसमें आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो इस वक्त इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन जब ये आयोनाइज होती है ना, तो आयोनाइज होने के बाद अब ये एक ऊपर लूप है, दो नीचे लूप है, तो ये वाली जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, और आपने पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसकी ये वाली ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर वाली sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो इसका और मतलब ये है कि जो आपका ये जो अल्का टर्शरी जो अल्काइल हैलाइड है सबस्ट्रेट है, उसमें जो अल्फा कार्बन है वो आयोनाइज होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन से sp2 में बदलती है, और उसका जो खाली पी ऑर्बिटल जो चौथे वाला खाली पी, यहाँ तो चौथा इस्तेमाल हो रहा था ना, यहाँ अब चौथा खाली हो गया, तो जो खाली पी ऑर्बिटल है वो इस शक्ल में कायम रहता है, और इसकी दोनों साइडें ओपन है। ठीक है, अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल आके इस साइड से भी अटैक कर सकता है, वो आके इस साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक हो गया, और जब अटैक कर लेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में आप देखें तो फिर कार्बन के 4 बाड है, यानी कार्बन की फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन चुकी है। तो पहले sp3 था, फिर sp2 हुआ इंटरमीडिएट के अंदर, और फिर जब प्रोडक्ट बना न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद तो वो फिर दोबारा sp3 में चला गया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जिसके लिए इसने ये डायग्राम ड्रा की हुई है वो इसने कहा मेंशन किया है, हाँ ये लास्ट में देखें, ये आखिर रेसिमिक मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। ये रेसिमिक मिक्सचर का क्या मतलब है ना, उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे आपकी हेडिंग बन जाएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये ऊपर 3-4 लाइन हुई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बाद फिर ये p ऑर्बिटल हुआ, फिर ये sp3 दोबारा हो गया, तो ये सारी यहाँ तक जो है आपकी वो बात होगी हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग आप यहाँ तक दे सकते हैं, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक होगा, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। ठीक होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री में फिर आप ये वाली जो इसने डायग्राम बनाई ये वाली डायग्राम भी बना सकते हैं कि ये आपके पास सबस्ट्रेट था, जब इसने आयोनाइज हुआ तो ये पी ऑर्बिटल हो गया, और जैसे मैंने अभी बात की कि पी ऑर्बिटल इसका खाली है दोनों साइडों से, तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो अगर सपोज इसने इधर से अटैक किया तो ये इसकी जो मालिक्यूल की शेप है वो इस तरह की बनी, और अगर इसने इस तरफ से अटैक किया तो इसकी शेप इस तरह की बनी। और चूंकि दोनों साइडें ओपन है और 50% चांस है कि वो लेफ्ट साइड से अटैक करे, 50% चांस है कि वो राइट साइड से अटैक करे, तो इसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि दोनों हमारे पास जो बनते हैं ना प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये आपने शायद उधर ऑप्टिकल उसमें ना बात की हो बेसिक कंसेप्ट्स में, अगर नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह कर लेता हूँ कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री हम एक टर्म बोलते हैं, तो उसके अंदर कंपाउंड्स में ना जैसे आइसोमरिज्म की टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म थी, वो जिसे सिस ट्रांस भी कहते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा था वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है जिसके अंदर काफी सारे पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म वगैरह वगैरह आते हैं। एक तीसरी होती है जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये होती है कि मालिक्यूल दिखने में तो ये देखें इन इसमें दिखने में तो कोई फर्क नहीं, आप कहेंगे सर इस मालिक्यूल को आपने ऐसे ड्रा किया, इसी को थोड़ा घुमा के ऐसे कर दें तो ये वाली शक्ल बन जाएगी, तो मतलब इस तरह हमें फील होता है, दिखने में ये नहीं फर्क है। लेकिन लाइट के हिसाब से ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये होती है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है ना इस मालिक्यूल के ऊपर, तो ये आने वाली लाइट की रेस को अगर ये वाला मालिक्यूल लेफ्ट पे मोड़ देता है, सीधा नहीं जाने देता, मोड़ लेफ्ट पे मोड़ देता है, तो ये वाला मालिक्यूल उसको राइट पे मोड़ देगा। दोनों लाइट के साथ इंटरेक्शन में एक दूसरे से अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, तो इनको हम नाम देते हैं फिर इस तरह ना ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इसी वजह से जो दो डिफरेंट आइसोमर जब इकट्ठे मौजूद हों और 50-50 हो, जैसे हमने कहा ना 50% चांस इधर से 50 इधर से बराबर के हैं, तो 50-50 होने का मतलब आधे ये होंगे आधे ये होंगे, तो लाइट जब आप गुजारेंगे तो आधों ने लेफ्ट में मोड़ी आधों ने राइट में मोड़ी, तो रिजल्ट क्या निकला जी, लाइट पे असर ही कुछ नहीं हुआ, सीधी चलेगी। तो ऐसे मिक्सचर को फिर हम देते हैं रेसिमिक मिक्सचर का नाम देते हैं। ठीक हो गया, ले जी ये रिकॉर्डिंग तो खत्म होने में, बस यहाँ तक आज बात कर लेते हैं, कल फिर नेक्स्ट यहीं से ना ये स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पॉइंट से हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया।